नमस्कार श्रोताओं, जब भी खुशहाली की बात होती है तो सबसे पहले याद आता है हमारी सेहत के बारे में। अगर हमारी सेहत तंदुरुस्त है तो दुनिया की सारी खुशियां हमारे पास होती हैं, और अगर हमारी सेहत में थोड़ी सी भी कहीं भी कोई परेशानी है तो दुनिया का कोई भी सुख हमें खुशी महसूस नहीं करा सकता है। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर मनीष जैन साहब, और आज इनसे हम जानेंगे कि हेपेटाइटिस क्या है और ये कैसे फैलता है, इसके रोकथाम के क्या उपाय हैं। नमस्कार सभी श्रोताओं के लिए नमस्कार। सबसे पहले आज के दिन ये वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे मनाया जाता है जी। वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे जो इसके फाउंडर हैं, जो हेपेटाइटिस बी जिनने विश्व में सबसे पहले खोज करी, डॉक्टर ब्लूमबर्ग, उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है जी। जैसे कि कोई भी जन्मदिन है, किसी की तिथि है, उसका मनाने का उद्देश्य होता है कि पब्लिक में उसको लेके कुछ अवेयरनेस जाए या उसको लेके मैसेज जाए। तो उसी के तारतम्य में ये पूरे विश्व में पूरे वर्ल्ड वाइड इसको WHO के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। तो सबसे पहले जो आपका प्रश्न भी है कि हेपेटाइटिस होता क्या है जी। हेपेटाइटिस, जैसे हेपेटाइटिस जो हेपेटिक है वो लीवर का दूसरा नाम होता है हेपेटिक मेडिकल टर्म में जी, जी, जी। तो कोई भी अगर लीवर की स्वेलिंग हो रही है, लीवर में कोई भी सूजन का कोई भी जो भी कारण बने, वो हेपेटाइटिस होता है। जनरली बहुत सारे अलग अलग कारण होते हैं, लेकिन जो अभी जो इसमें वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे में जो ज्यादा फोकस है वो कुछ वायरस होते हैं। जैसे अपन ने बहुत सारे वायरस पता होंगे, आजकल वायरल फीवर एक कॉमन होता है। तो कुछ पर्टिकुलर वायरस होते हैं जो हेपेटाइटिस वायरस ही कहलाते हैं। वो लीवर पे एक्ट करते हैं, लीवर पे असर करते हैं, लीवर में स्वेलिंग कराते हैं। तो उसके लिए हेपेटाइटिस होता है। बहुत सारे कारणों से हो सकता है, कोई दवाइयों के कारण से भी हो सकता है। तो यहाँ पे मेजर जो कंसर्न है हेपेटाइटिस डे के ऊपर या हेपेटाइटिस में, वो कुछ जो वायरल फीवर जो हेपेटाइटिस करा रहे हैं उनको लेके जाता है। अच्छा, हेपेटाइटिस को कितनी श्रेणियों में बांटा जाता है? हेपेटाइटिस वही उनके कारण के हिसाब से कि इसमें कारण क्या है। जैसे सबसे फर्स्ट जो कारण है हेपेटाइटिस का, वो कोई ना कोई वायरल फीवर है। तो जो वायरस होते हैं, जैसे हेपेटाइटिस ए वायरस है, हेपेटाइटिस बी वायरस है, C, D, E और साथ में एक H होता है। ऐसे 7 वायरस होते हैं जो हेपेटाइटिस कराते हैं। इनमें से जो सबसे ज्यादा फोकस जो वायरस है वो हेपेटाइटिस बी और सी है। जैसे सामान्यतः अपन देखते हैं कि जॉन्डिस होता है, हेपेटाइटिस से जॉन्डिस डेवलप होता है। अच्छा। वो तो जो जॉन्डिस डेवलप होता है, लेकिन वो 10-15 दिन में होने के बाद में लोगों का वो सबसाइड हो जाता है, वो ठीक हो जाता है सामान्यतः। हाँ। और वो इसीलिए इन सब चीजों में झाड़ फूंक भी बड़ी फेमस है। क्योंकि आकाशवाणी के माध्यम से भी मैं ये सबको बताना चाहता हूँ कि झाड़ फूंक या ये सब चीजें उन्हीं बीमारी में होती हैं जो बीमारी अपने आप ठीक हो जाती है होकर के। जैसे आप कभी भी दुनिया में ये नहीं सुनेंगे कि ये अटैक को झड़वाने गए हो या कैंसर को झड़वाने गए हो या किडनी खराब होने के बाद कोई झड़वाने गए। जी बिल्कुल सही। झड़वाने के लिए जाएंगे, सांप स्नेक बाइट के लिए झड़वाने के लिए जाएंगे, पीलिया झड़वाने जाएंगे। क्योंकि जैसे इंडिया में अगर स्नेक बाइट की बात करें तो स्नेक बाइट 90% जो होते हैं वो पॉइजनस नहीं होते, सिर्फ 10% में वो है। तो 10 में से 9 मरीज तो वैसे ही ठीक हो जाएंगे। तो इसलिए उनकी और ऐसी सेम हेपेटाइटिस का होता है कि सिर्फ आपको जॉन्डिस हुआ है, जॉन्डिस जो कॉमनली होता है हेपेटाइटिस ए के कारण से होना है जी। तो वो कॉमनली जो हेपेटाइटिस होता है उसमें पेशेंट को इम्प्रूव होना ही है, वो उसका नियम है कि वो ठीक हो गई। चाहे उसका जो बिलिरुबिन है, मतलब पीलिया के जो पॉइंट है 1 से कम होना चाहिए, चाहे वो उसके 30 पॉइंट पहुंच जाए, चाहे 28 पॉइंट पहुंच जाए, उसको इम्प्रूव होना ही है जी। तो वो सिर्फ वही बीमारियां वो झड़वाने के लिए जाई जाती हैं जो नेचुरली ठीक होती है। तो श्रोताओं, इस बात का खूब ध्यान रखें, ये बरसात का मौसम भी चल रहा है, कि झाड़ फूंक ना करवा के हम सीधे डॉक्टर्स के पास जाएं, क्योंकि कुछ गोल्डन पीरियड होता है एक पेशेंट के साथ। अगर वो 2 घंटे 1 घंटे के अंदर सही जगह पर सही चिकित्सालय में पहुंच सकते हैं तो उनके इलाज में बहुत ही ज्यादा आसानी होती है और उनकी जान भी बचाई जा सकती है। और अगर यही समय आपने व्यर्थ में गवा दिया तो फिर बचाना मुश्किल हो जाता है। डॉक्टर साहब, बच्चों को हेपेटाइटिस के टीके भी लगते हैं, तो उन टीकों का फिर बड़े होकर उन बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ता है? जैसे इसमें जो ज्यादा फोकस है जो हेपेटाइटिस में जी, जिनके कारण से फ्यूचर में कॉम्प्लिकेशन होते हैं, फ्यूचर में कॉम्प्लिकेशन होने के जिनमें दिक्कत होती है वो हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी है। जो वैक्सीन जो अवेलेबल है, हेपेटाइटिस बी वायरस की वैक्सीन अवेलेबल है, हेपेटाइटिस ए का भी वैक्सीन उपलब्ध रहता है जी। लेकिन हेपेटाइटिस बी जो है, हेपेटाइटिस बी आज के टाइम पे उसके जो फ्यूचर में कॉम्प्लिकेशन होते हैं वो सिरोसिस कराता है। सिरोसिस मतलब लिवर का सिकुड़ जाना, जिसके कारण से पेट में पानी भरना, लैट्रिन काली आना, ब्लड की वॉमिटिंग होना, और साथ में जो लीवर के जो कैंसर होते हैं उसका भी एक कारण हेपेटाइटिस बी और सी होते हैं। अच्छा। तो हेपेटाइटिस बी और सी जो है ये क्रोनिक मतलब लंबे समय तक शरीर में रहने वाले वायरस है। हेपेटाइटिस ए, डी, ई ये बॉडी में अपने आप निकल जाते हैं करके। तो जो टीका जो उपलब्ध है वो हेपेटाइटिस बी के उपलब्ध है, और हेपेटाइटिस बी के जो अभी टीका है वर्तमान में वो गवर्नमेंट द्वारा जन्म से लगना शुरू हो जाते हैं।
जो फर्स्ट टीका है बच्चा जैसे जन्म लेता है उसके 24 आवर्स के अंदर उसको टीका लग जाना चाहिए। फर्स्ट 24 आवर्स में ही उसको वैक्सीनेशन हो जाना चाहिए। बाकी 1 महीने बाद होता है और 6वें महीने पे उनको वैक्सीनेशन होते हैं। और ये तीनों वैक्सीनेशन के होने के बाद में उसको हेपेटाइटिस से लाइफ टाइम इम्यूनिटी मिल जाती है। उसको हेपेटाइटिस की पॉसिबिलिटी नहीं होती। एक चीज और जो थोड़ा सा अपन को यहाँ पे कवर करना, एक और चीज जो मैं सबको श्रोताओं को बताना चाहता हूँ कि इस देश में जैसे अपन भारत देश में है, भारत देश में हेपेटाइटिस की जो इंसिडेंस है, मतलब हेपेटाइटिस की जो संख्या है 2 से 4% सामान्य पब्लिक में भी हेपेटाइटिस बी पाया जाता है। अच्छा। यानी कि अपने देश में 4 से 5 करोड़ हेपेटाइटिस बी के पेशेंट हैं। इनमें से 90% लोगों को नहीं पता है। अच्छा। जैसे जब अपन ऑपरेशन कराने जाते हैं या कहीं हॉस्पिटल जाते हैं तो जब रूटीन हेपेटाइटिस बी की जांच होती है तब आपको पता पड़ता है हाँ कि हेपेटाइटिस। हाँ, और एक क्रोनिक इन्फेक्शन बॉडी में बना रहता है, उसके कोई सिम्टम्स नहीं आते, लेकिन ये धीरे धीरे बॉडी में जो मैंने बताया था कि सिरोसिस या लीवर के कैंसर जैसी चीजों में कन्वर्ट हो जाता है। पूरी गवर्नमेंट का काफी हद तक फोकस है इसके प्रिवेंशन को लेके कि अगर टाइमली हेपेटाइटिस बी को अगर अपन ने डिटेक्ट किया है, अगर वो वैक्सीनेशन की स्टेज में तो उसको वैक्सीन किया है, या उसमें वायरस की संख्या ज्यादा है तो उसका ट्रीटमेंट करा है, तो काफी हद तक इन चीजों से, इन दोनों चीजों से जो जानलेवा बीमारी है, जान के लिए घातक बीमारी है, तो काफी हद तक रोका जा सकता है। जैसे अपने बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में इसको लेके पूरा फ्री ट्रीटमेंट भी अवेलेबल है और जांच वगैरह भी सारी जांच भी, क्योंकि इनके जो वायरल मार्कर होते हैं वो प्राइवेट में काफी कॉस्टली होते हैं। 4-4 हजार रुपए की जांच होती है और इनकी जो मेडिसिन होती थी वो पहले भी 5-5 हजार रुपए पर मंथ की आती है। तो वो सब चीजें मेडिकल में एक अलग से हेपेटाइटिस क्लिनिक बना रखी है। अच्छा। कि आप वहां पे जाएं, ओपीडी पर्चा बना के जाएं, वहां पे आप अपनी जांच कराएं और साथ में अगर आपको आता है तो आपको ट्रीटमेंट भी फ्री से। अच्छा डॉक्टर साहब, किसी व्यक्ति को अगर हर साल पीलिया जैसी बीमारी हो रही है, बार बार हो रही है, तो क्या वो हेपेटाइटिस में बदल सकता है क्या? जनरली उसको बार बार जॉन्डिस हो रहा है तो उसमें ज्यादातर कारण हेपेटाइटिस ही होता है। मतलब हेपेटाइटिस, वायरल हेपेटाइटिस ही कुछ न कुछ कारण होता है और उसको सामान्यतः वहां पे पूरा इन्वेस्टिगेशन करा के, जांच करा के और उसकी ट्रीटमेंट लेना जरूरी होता है। हाँ। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी सुनने में आया था कि वयस्कों के लिए भी अब इसके इंजेक्शन और टीके आने लगे हैं हेपेटाइटिस के, तो वो क्या है? अभी बेसिकली जो हेपेटाइटिस की जो वैक्सीनेशन है एडल्ट में गवर्नमेंट फ्रीली प्रोवाइड नहीं कर रही है। जैसे बच्चों में तो फ्रीली जो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम होता है उसके थ्रू मिलता है। प्राइवेट सेटअप में भी ये इंजेक्शन 80 से 100 रुपए का मिल जाता है, बहुत कॉस्टली नहीं होता है। इवन परिवार के 8-10 मेंबर हैं और पूरी उसकी मल्टीवाइल जिनमें 10 डोज के इंजेक्शन रहते हैं तो वो 30-40 रुपए का पड़ता है। हाँ। और जो स्पेशली जो ऐसे लोग हैं कि जिनको डायबिटिक है, जो कैंसर के पेशेंट हैं, या जो ऐसे पेशेंट है कि जिनको, जो डॉक्टर पॉपुलेशन है या जो मेडिकल हैंडलर्स हैं कि जहां पे आपको मरीजों से संबंध होना है, तो ये हाई रिस्क पॉपुलेशन कहलाती है हेपेटाइटिस के लिए, तो उनके लिए तो वैक्सीनेशन मैंडेटरी है। और इवन मतलब इसकी संख्या देखते हुए जितनी भी पब्लिक है, बहुत ज्यादा महंगा वैक्सीनेशन नहीं है, 3 डोज लगने हैं 200 रुपए के डोजेस है, तो जनता को भी, सब पब्लिक को इसको लगवाना चाहिए। अच्छा, एक सरल शब्दों में कहें तो हमारे जैसे ग्रामीण श्रोता हैं तो उनको आप ये बताएं कि हेपेटाइटिस जैसी बीमारियों से बचने के लिए हमें क्या उपाय अपनाना चाहिए अपनी दिनचर्या में, अपने खान पान में, अपने रहन सहन में? ये जनरली बीमारी जो होती है मतलब बहुत हद तक खान पान से संबंधित नहीं है डायरेक्ट। ये देखा जाए तो ये वंशानुगत बीमारी भी होती है कि जैसे आपके माता पिता में से किसी को हेपेटाइटिस है तो ये हेपेटाइटिस जो फैलता है माता पिता से, वर्टिकल ट्रांसमिशन कहलाता है कि बच्चों में भी उसमें आता है। हाँ। तो ये मतलब डायरेक्ट खान पीन से रिलेटेड नहीं है, लेकिन अगर ऐसा कभी आपको जॉन्डिस हुआ है या कभी आपको ऐसे कोई सिम्टम्स आए हैं तो आपको इसकी जांच करा के, जैसे प्राइवेट में भी अगर इसकी जांच की बात करें तो काफी मेडिकल में तो फ्रीली अवेलेबल है, आप हेपेटाइटिस बी की कभी जांच भी करा सकते हैं। प्राइवेट में भी काफी सस्ती जांचें होती है, तो एक बार इसका जांच करा के और अगर जरूरत पड़ती है तो उसका टीका उसका लगाना जरूरी होता है। अच्छा, इसका इलाज, संपूर्ण इलाज संभव है और वो कितने दिन तक और कैसी प्रक्रिया में चलता है? इसका संपूर्ण इलाज संभव है, अगर टाइमली इसकी अगर जांच करी जाती है तो संपूर्ण इलाज का संभव है। इनमें 6-6 महीने में इनका वायरल लोड कहलाता है कि जो हेपेटाइटिस वायरस है उसकी संख्या कितनी है। उसकी संख्या शरीर में अगर 2000 के ऊपर है तो उसको दवाई शुरू होती है। हर 6 महीने में गवर्नमेंट फिर से आपकी जांच कराती है और वो जैसी वो नेग्लिजिबल, उसकी संख्या कम हो जाती है, 0 पे आने लगती है, कई बार वो नेगेटिव भी हो जाता है, तब जाके उसका ट्रीटमेंट बंद हो जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, हेपेटाइटिस की जैसे आपने श्रेणियां बताई हैं कि 3-4 श्रेणियां हैं, तो वो फैलता कैसे है? जो इसमें अलग अलग 2 रूट होते हैं जनरली।
एक होता है फीको ओरल मतलब उसके माउथ के थ्रू, जो खाने पीने में जो दूषित पानी की जो आप बात कर रहे थे कि दूषित पानी या कहीं पे इन्फेक्टेड एरिया में फूड खाने से, तो उसमें से हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस डी, हेपेटाइटिस ई, ये खाने जो होता है फीको ओरल रूट से, मतलब ये खाने पीने से संबंधित होता है। और सामान्यतः जो पीलिया मिलता है, मौसमी पीलिया जो मिलता है, वो हेपेटाइटिस ए ही उसका मुख्य कारण होता है। जो प्रेग्नेंट लेडी होती है या जो डिलीवरी के टाइम पे जो ज्यादातर पीलिया मिलता है, वो हेपेटाइटिस ई के कारण से मिलता है। ये सब पूरे ABCD अलग अलग हेपेटाइटिस सब यहाँ पे भी ABCD अलग है। और जो हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी है, हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी का जो मेन जो फैलने का जो रूट है, वो सेक्सुअल ट्रांसमिशन के थ्रू होता है। ये जैसे अगर कोई हेपेटाइटिस बी मेल या फीमेल में से कोई एक पॉजिटिव है तो दूसरे को फैलने की पॉसिबिलिटी होती है। दूसरा इसका जो कारण होता है वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के कारण से होता है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन में अभी पूरे ऑलमोस्ट 90s के बाद में जितने भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन होते हैं, ये हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी स्क्रीन के बाद ही होते हैं कि डोनर को पहले उसका स्क्रीन किया जाएगा। अगर वो स्क्रीनिंग में हेपेटाइटिस बी या सी आ रहा है तो फिर उसका ब्लड नहीं लिया जाएगा। अच्छा, हेपेटाइटिस और लीवर की दूसरी बीमारियां कैसे अलग हो जाती हैं, कैसे अलग हैं? जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको क्लियर किया था कि हेपेटाइटिस मतलब हेपेटिक का मतलब है लीवर, तो हेपेटाइटिस मतलब लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम है। जैसे लीवर की और भी बीमारी होती है, उनमें से एक कारण हेपेटाइटिस हो गया। जैसे क्या है कि जैसे जो बात हो रही है कि फैटी लीवर की या अपन अल्कोहल से रिलेटेड अपन प्रॉब्लम पे बात करें, तो एक बीमारी हो गई सिरोसिस, जो कॉमन सब समझते हैं कि पेट में पानी भरने लगता है, लीवर सिकुड़ने लगता है, खून की उल्टियां होती है। तो उनका एक तरफ कारण हो गया अपना हेपेटाइटिस। जैसे वर्ल्ड में देखा जाए कि मोस्ट कॉमन कॉज सिरोसिस होने का वो फैटी लिवर डिसीज है। उसको नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज भी कहते हैं, जिनमें सामान्यतः मोटापा आना या कई बार उनकी कोलेस्ट्रॉल की जांच होती है। तो ये बहुत विश्व में पूरा कॉमन कॉज है सिरोसिस होने का। और फैटी लीवर जैसे अभी इंडियन गवर्नमेंट ने भी इसके ऊपर पूरे प्रोग्राम चला रखे हैं, स्पेशली जिसमें बेस्ड हिप रेशियो मतलब कमर का और हिप का रेशियो जिसमें चेक कर रहे हैं कि इसका मोटापा क्या है। ओबेसिटी एक बहुत बड़ा कारण है फैटी लीवर के लिए, तो ये भी सिरोसिस को रोकने के लिए है। अल्कोहल भी सिरोसिस कराता है, तो हमेशा जैसे आप लोग के और भी बहुत सारे नशा मुक्ति से प्रोग्राम चलते रहते हैं, तो वो भी लीवर को बचाने के लिए और उसमें मददगार है। तो श्रोताओं, ये थी एक छोटी सी मुलाकात डॉक्टर मनीष जैन साहब से। आप BMC में प्रोफेसर हैं और आज जो हमने जानकारी ली डॉक्टर साहब से वो थी हेपेटाइटिस से संबंधित और लीवर से संबंधित विभिन्न रोगों की और उनके रोकथाम के लिए। डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो आए, हमें बहुत ही उम्दा जानकारी दी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।